तमाम राजनीति की बात, इससे हटकर पहले बात करते हैं, कौन है ये जयराम महतो? कहाँ से आया है जी, जो आज की डेट में टॉप ट्रेंडिंग है? जनता जानना चाहती कौन है ये जयराम महतो, आप खुद बताइए। देखिए आप, ये सवाल सही बात है, हमें भी कभी कभी अचंभित करता है, आश्चर्यचकित करता है कि जयराम महतो यहाँ तक कैसे, हाँ, इतनी जल्दी कैसे। बिल्कुल, वो भी पॉलिटिकल ये में अभी आज बिल्कुल 21st सेंचुरी के दौर में, जहाँ आप मतलब हाईटेक दौर, जहाँ आप बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैकग्राउंड के यहाँ तक आने की सपने में भी नहीं सोच सकते हैं जी। वहाँ ना कभी कभी मैं भी अचंभित रहता हूँ, आश्चर्यचकित रहता हूँ कि इतनी जल्दी यहाँ तक का सफर कैसे हुआ। तो ये सच्चाई है। जयराम महतो की अगर बात कही जाए तो यही 2-2.5 साल पहले मेरा सफर जो शुरुआत हुआ, उससे पहले मैं एक साधारण गांव का जो लड़का, जो एक झारखंड के गांव की तस्वीर आपके सामने आती है, एक संघर्षशील लड़का जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, ताकि कुछ बन जाए, एक छोटी सी नौकरी मिल जाए और परिवार का भरण पोषण हो। तो बिल्कुल उसी तस्वीर के अकॉर्डिंग में एक लड़का, और मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स को 2017-18 के बीच मध्य कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने पीएचडी में नामांकन किया। पीएचडी मैंने एंट्रांस टेस्ट दिया था विनोद भावे में, और जब विनोद बिहारी महतो नया यूनिवर्सिटी बना तो हम लोग यहाँ अपनी एडमिशन को करा लिए। और उसके बाद वही कॉलेज चल रहा था, सुबह 10 बजे के आसपास यूनिवर्सिटी जाना, क्लास लेना, और शाम को घर आके 2-4 घंटा बच्चों को पढ़ाना, और फिर फुटबॉल के मैदान में आकर खेल कूद करना। यही दिनचर्या का हिस्सा था, और ये मतलब एक रेगुलर ही था। और साथ ही साथ बगल में हमारे एक सरकारी +2 हाई स्कूल है, वहाँ भी मैंने 4 साल बच्चों को निःशुल्क 3 से 4 घंटा पढ़ाया है। क्योंकि पीएचडी में थोड़ा है कि क्लास कम होते हैं, 6 महीना कोर्स वर्क होता है, उसके बाद आपका थीसिस होता है, उसको आपको घर बैठने लिखना पड़ता है। कभी कभी आप प्रोफेसर के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं और विषय पे चर्चा करते हैं, तो समय बचता था। और उसी समय में मैं बच्चों को पढ़ाता था, निःशुल्क पढ़ाता था, अभी सरकारी हाई स्कूल में घुस के पढ़ाता था। तो ये मेरा दिनचर्या था, ये 2017 से लेकर 2021 तक, यानी भाषा आंदोलन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले तक। जैसे ही भाषा आंदोलन शुरू हुआ तो एक मूवमेंट था, जगह जगह लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सरकार के जो लोग हैं उनका पुतला दहन कर रहे थे। ये पूरे राज्य में हो रहा था, विशेषकर धनबाद बोकारो में जगह जगह हो रही थी, चौक चौराहे में, प्रखंड स्तर में। तो उसी एक कार्यक्रम में मैं भी एक स्टूडेंट होने के नाते सम्मिलित होने के लिए गया। और जब मैं सम्मिलित होने के लिए गया तो मैं घर से ये सोच के थोड़ी गया था, ये कोई मेरी प्लानिंग थोड़ी थी कि जब मैं वहां जाऊंगा तो राज्य का चेहरा बन के घर वापस आऊंगा। तो मैं वहां गया, एक इंटरव्यू होता है मेरा, राजकुमार मंडल जी सिटी लाइव के पेज में, फेसबुक पेज में मेरा इंटरव्यू लेते हैं। 19-20 मिनट का वो इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनता है। शाम को जब मैं गाँव अपने वापस आता हूँ, चूंकि ठंड का दिन था, 10 जनवरी का दिन है, ठंड, तो गाँव में जो लड़के हैं अनुमान हम लोग खेल कूद के बाद आग जला के बैठते हैं। तो आग जला के बैठे थे, तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, वो अभी जेपीएससी का एग्जाम को क्रैक करके पदाधिकारी, वो आते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम क्या करके आए हो, कोई आइडिया है? हम बोले यार हमको कोई आइडिया नहीं है। बोला मोबाइल वोबाइल चला रहे हो? हम बोले 3 दिन से रिचार्ज नहीं है। तो बोला कि बोले रिचार्ज करो और देखो हो क्या रहा है। हम बोले नहीं, हम एक साधा सिंपल इंटरव्यू दे के आए हैं, हमको क्या मालूम कि वो इंटरव्यू कहाँ तक जाएगा। हम कुछ भी नहीं सोचे थे कि इस इंटरव्यू का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम चुपचाप से गाँव आते हैं, गाँव में खेल कूद करते हैं और आग जला के अपने साथियों के साथ गप शुरू करते हैं। हम लोग बैठ के शुरू करते हैं। तभी वो आता है और बोलता है कि तुमने पूरे राज्य में आग लगा दिया है, एक कोहराम मचा दिया है, तुम चुपचाप मोबाइल खोलो और देखो घट क्या रहा है। तो फिर देख रहे हैं हर जगह जयराम महतो ट्रेंड कर रहा है मेरे। तो उसके बाद से लोग मतलब मीटिंग्स में, छोटे छोटे मीटिंग्स में बुलाने लगे, पॉकेट मीटिंग्स में। वहाँ मैं 10 से 15 मिनट भाषण देता था। और उसके बाद जब मेरा सभा होने लगी तो अचानक बगोदर, हजार की भीड़, डुमरी, बिशुनगढ़, तो मतलब अजीब लगा कि इतने लोग कैसे। तो फिर वहां मैं भाषण देने लगा, अपने बातों को रखने लगा, लोग कनेक्ट होने लगे, लोग कनेक्ट होते गए, फिर मानव श्रृंखला हो गई। और जब मानव श्रृंखला हुई तो उम्मीद नहीं थी कि मानव श्रृंखला जब था तो बहुत हम लोग मन में संशय था कि भाई युवाओं ने तो, धनबाद बोकारो की जो टीम है उन्होंने तो डिस्कस, जेबीएस में हम लोग थे, तो इतना बड़ा कार्यक्रम, तो हम लोग को एक चुनौती था, डर था। लेकिन फाइनली बहुत हिट हुआ। गिनती तो एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई 3 लाख कहता है, कोई 5 लाख कहता है, लेकिन अनुमान 3 लाख से 5 लाख के बीच लोग आए थे मानव श्रृंखला में। वो दूरी लगभग 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी थी मानव श्रृंखला की। तो जब वो हालांकि जब वो सफल हुआ कार्यक्रम तो मीडिया हाउस में गया कि भाई कौन था इसके पीछे। हालांकि हजारों लड़के थे,
लेकिन कुछ नाम हाईलाइट हुए जिनमें मेरा नाम पहले स्थान पे था। तो उसके बाद लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम सभा होने लगा। और अब क्या हुआ कि हमको भी लगा कि सरकार जब वापस कर लेगी जिस मुद्दे को हम लोग लड़ रहे हैं, तो फिर हम लोग जैसा थे वैसा हो जाएंगे। और सरकार बस हमको लगता है मानव श्रृंखला के 18 दिन बाद वापस भी ले लेती है धनबाद बोकारो से भोजपुरी मगही लैंग्वेज को। लेकिन तब क्या होता है, तब तक जयराम महतो एक लोगों की उम्मीद बन चुका होता है। मतलब एक आम साधारण युवा से लोगों की उम्मीद बन चुका है, एक आम युवा उम्मीद बन चुका है। और उस उम्मीद से अब यहाँ तक का सफर विधायक। फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि जो लोग हैं वो हमको मान के चलिए, चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है धनबाद बोकारो, ये माइंस कोलियरी का एरिया है, तो वहाँ जो विस्थापित लोग हैं या फिर मजदूर लोग हैं वो अपने मुद्दों के डिमांड्स में जब हड़तालें करने लगे तो मुझे वहाँ बुलाने लगे। अब जैसे ही मैं वहाँ जाने लगा मेरे नाम से काम होने लगा कि अगर वो लड़का आएगा उसके पास मास है। और उस समय एक आज भी है वो क्रेज, उस समय ये क्रेज था कि जयराम महतो, फेसबुक में एक लाइन आता था कि जयराम महतो कल एक गांव आ रहे हैं, उस गांव में मेला लग जाता था। मतलब लोग देखना चाहते थे कौन है वो लड़का जो हमारे हक की बात करने लगा है आज 24 साल बाद, कौन है जो तमाम लोगों से टकराने लगा है, माफियाओं से आंख मिला के बात करने लगा है। तो प्रबंधन को ये लगने लगा कि अगर जयराम महतो ऑन दी स्पॉट में आएंगे तो मास होगा, और मास होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए वो मेरे जाने से पहले काम करने लगे, इशू को सॉल्व करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जनता में एक बहुत सुंदर पॉजिटिव फीडबैक गया और जनता बैठ के चर्चा करने लगी कि जयराम महतो एक युवा लड़का जो वहां तक पहुंचने से पहले काम हो जा रहा है, उसके नाम से पहले प्रबंधन बैकफुट पे आके काम कर रही है। अगर इस लड़के को हम लोग चुनाव जिताएंगे, अगर इसको MP MLA में भेजेंगे तो काम और सुविधा होगी और आसानी होगी। तो फिर बहुत सारे लोग आए कि चुनाव लड़िए, तो हम लोग बोले नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज कैसे चुनाव लड़ेंगे बताइए? मुखिया का चुनाव है, जो लड़ जाए। जिला परिषद चुनाव हमारे दोस्त लोग लड़ने के लिए बोले थे, पोस्टर बैनर बनाए थे तब तक हमने, तब बोले कि चुनाव कैसे लड़ जाए, पैसा लगता है। तब बोला कि हम लोग चंदा करेंगे। उन्होंने 2-3 उदाहरण दिया, 2-3 विधायक कि कैसे उनको हम लोग बनाए हैं, मेहनत किए हैं, तो आपके पीछे हम लोग मेहनत करेंगे। मतलब वो हमें विधायक बनाने के लिए आए थे। उस समय भी ये CM मटेरियल बनेंगे, राज्य के मटेरियल बनेंगे या नहीं, कि आप एक असेंबली से फाइट करें। तो फिर उसके बीच आ गया लोकसभा का चुनाव। अब हम लोग लोकसभा के चुनाव को स्किप करना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे। लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव सीधा सेंटर का चुनाव होता है। मोदी राहुल गांधी के बीच घुस के चुनाव लड़ना आसान नहीं है। तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल टीम थी, उन्होंने कहा कि अगर जयराम बाबू चुनाव हार जाइए कोई मतलब नहीं है, अपने आप को आंक भी लीजिए, आकलन कर लीजिए कि आप कहाँ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपके केडर बिखर जाएंगे, जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं। फिर 6 महीना बाद विधानसभा का चुनाव होगा, उस समय 70% कार्यकर्ता आपके बिखर जाएंगे, आप उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे। तो फिर हम लोग ठीक है चुनाव लड़ते हैं। तो मेरी दिल्ली इच्छा थी धनबाद, कि हम धनबाद लोकसभा का